प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो जैसे मैंने आपको अध्याय के बीच में भी बताया था कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन के तापमान से आपको 273 घटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाग ए है 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस इकाई में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर है केल्विन का तापमान माइनस 273, अर्थात 300 माइनस 273। तो घटाने पर आपके पास आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका बी भाग है 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आप 573 में से 273 घटा देंगे। तो घटाने पर यह आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए आप डिग्री सेल्सियस तापमान में 273 को जमा कर देते हैं। इसका ए भाग है 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या लिखेंगे, केल्विन बराबर है डिग्री सेल्सियस जमा 273। तो ये आया आपका 25 जमा 273। जमा करने पर आपके पास आएगा 373 डिग्री सेल्सियस। केल्विन तापमान बराबर है डिग्री सेल्सियस जमा 273 बराबर है 373 जमा 273 बराबर है 646 केल्विन। तो आप और भी इस तरह से अपने आप से उदाहरण लेके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। ए भाग है, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। जैसा कि आपको बताया था, नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो जब भी हम उसको कपड़े इत्यादि में रख देते हैं तो ये बिना द्रव अवस्था में बदले ही गैसीय अवस्था को परिवर्तित हो जाता है। इसका बी भाग है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे तक क्यों पहुंच जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि इत्र की जो सुगंध है वो वायु के साथ प्रासरण करके उसके साथ मिलकर आसपास के वातावरण में फैल जाती है। तो इसीलिए जो इत्र की सुगंध है, अगर हम इत्र की शीशी से कई मीटर दूर भी बैठे होंगे तो हमें उसकी सुगंध आ जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल है वो चीनी में होगा क्योंकि चीनी ठोस है। उससे कम जल में होगा क्योंकि वो द्रव है, और सबसे कम आकर्षण बल ऑक्सीजन में होगा क्योंकि वो एक गैस है। अतः जो इसका बढ़ता हुआ क्रम होगा वह होगा ऑक्सीजन, जल, चीनी। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ए भाग 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो आपको बताया था कि ये कमरे का आम तापमान है, तो इस अवस्था में जो जल है वो अपनी द्रव ही अवस्था में रहेगा। प्रश्न नंबर 5 का बी भाग है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो बर्फ बन जाता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है वो आपकी ठोस अवस्था होगी। सी भाग है 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम जल को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं तो वह उबलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में ही
भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की अवस्था है वह गैसीय अवस्था होगी। प्रश्न 6 ए भाग, जल कमरे के ताप पर द्रव है। बच्चों, आप जानते हैं कि एक कमरे का सामान्य ताप जो है वह 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि इसका जो हिमांक है जिस पर यह ठोस अवस्था में रहता है वह 0 डिग्री सेल्सियस तथा जो क्वथनांक है जिस पर यह उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। और साथ ही जो जल है इसका अपना कोई आकार नहीं है, जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी का आकार ले लेता है। तो इसीलिए जो जल है वो कमरे के तापमान पर द्रव है। बी भाग, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। उसके जो कण हैं वो एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे हुए हैं और आपस में काफ़ी पास पास होते हैं। इस वजह से कमरे के सामान्य ताप पर जो लोहे की अलमारी है वह ठोस अवस्था में होती है, जिसका कि एक अपना निश्चित आयतन है, आकार है और वह द्रव की तरह भी नहीं बहती है। प्रश्न नंबर 7 है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। अर्थात ये प्रश्न ये कह रहा है कि अगर हम 273 केल्विन पर बर्फ़ को भी लें तथा जल को भी लें तो इस तापमान पर बर्फ़ जो है वो ज़्यादा ठंडक देगी और जल आपका कम ठंडक देगा। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है बच्चों कि 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जो है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तो इस समय वह वातावरण के माध्यम से गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो जब ये गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करती है तो उस वातावरण को जहाँ से इसने ऊष्मा अवशोषित की है वहाँ की जगह का ये तापमान गिरा देती है, अर्थात वहाँ पर ठंडक पैदा करती है। परंतु जल 273 केल्विन पर अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है, अर्थात ये वातावरण से ऊष्मा भी ग्रहण नहीं करता है। तो इस वजह से जल इस तापमान पर ज़्यादा ठंडक नहीं देता। बर्फ़ को जल में बदलने के लिए आपको 3.34 गुना 10 की शक्ति 5 जूल गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होती है और जल इतनी ऊष्मा को ग्रहण नहीं करता है। यही वजह है कि बर्फ़ आपकी 273 केल्विन पर ज़्यादा ठंडक प्रदान करती है। प्रश्न 8 है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो बच्चों, आप इसको एक प्रयोग द्वारा घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस क्रिया को करें तो आप अपने बड़े को साथ में रख लें। तो आपने क्या करना है, 2 छोटी छोटी पतीलियाँ लेनी है और दोनों में आपने पानी डालना है। एक पतीली में गैस का बर्नर आपने ज़्यादा करके ज़्यादा तापमान पर पानी रखना है और दूसरी पतीली में आपने बर्नर को उतना ही जलाना है कि पानी जो है आपका उबलकर भाप में ना बदले बल्कि उबलता ही रहे। ठीक है, जब आपका ज़्यादा तापमान वाला पानी उबलते हुए भाप में बदलना शुरू हो जाएगा तो आप उसके ऊपर अपने हाथ की एक हथेली रखिए और दूसरे पतीली में जिसमें तापमान कम रखा है आपने उसमें उबलते हुए पानी को, जो भाप में नहीं बदल रहा है केवल उबल रहा है, उसके ऊपर भी दूसरे हाथ की हथेली रखिए। तो कुछ समय बाद आप ये महसूस करेंगे जो भाप वाली पतीली है उस भाप की वजह से आपके हाथ में ज़्यादा जलन महसूस हो रही है और जो पानी आपका भाप नहीं बना है वहाँ आपको कम जलन महसूस हो रही है। तो इसकी वजह ये है कि जब आपका पानी भाप बन रहा है अर्थात गैसीय अवस्था में जा रहा है तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन करने के लिए आसपास के वातावरण से और जो आपने नीचे से गैस का बर्नर जलाया है वहाँ से ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है और उसको गुप्त ऊष्मा के रूप में एकत्रित कर रहा है, जिससे कि भाप का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके हाथ में जलन पैदा करता है।
और जो उबलता हुआ पानी है वो उबल ही रहा है, वो भाप में नहीं बदल रहा है, अर्थात पानी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला रहा है, तो उसको गुप्त ऊष्मा की जरूरत नहीं है। इसलिए उस उबलते हुए पानी से आपको जलन कम महसूस होगी। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो जो आपका ए बिंदु है उसमें आपने लिखना है संगलन। संगलन मतलब यहाँ पे जो ठोस अवस्था है जल की वह द्रव में बदलना शुरू होगी, अर्थात आपकी बर्फ जल में बदलना शुरू होगी। बी है वाष्पीकरण या भाप बनना। तो जब आप तापमान में वृद्धि करेंगे तथा दबाव में कमी कर देंगे तो आपका जो द्रव है वह उबलना शुरू कर देगा और भाप में बदल जाएगा, अर्थात उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। सी है, जब आप तापमान को काफ़ी कम कर देंगे तो जो आपके भाप है वह ठंडा होकर द्रव्य अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा, जिसको आप संघनन कहते हैं। डी जमाना, जब आप तापमान में कमी कर देंगे और दबाव में वृद्धि करेंगे तो आपका जो जल है द्रव्य अवस्था है वो ठोस अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगी, अर्थात आपका जल बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। ई है ऊर्ध्वपातन। अगर आप कपूर या अमोनियम क्लोराइड जैसा पदार्थ लेते हैं तो आपका जो ठोस पदार्थ है ये द्रव अवस्था में ना जाकर सीधा गैसीय अवस्था में जाएगा, जिसको आप ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एफ बिंदु का उत्तर है निक्षेप। तो जब आप ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि करते हैं तो आपकी निक्षेपण क्रिया होगी। तो बच्चों, आपको इस अभ्यास से और पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न लिख सकते हैं। धन्यवाद।